आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। और जो है आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आपका जो है सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होगा, अगर अच्छे से आप पढ़ के जा रहे हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये तय है। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि जो है क्वेश्चन बाहर से आते हैं, सब किताब से ही आते हैं। लेकिन जो है आप वहाँ उस समय इतना घबराए होते हैं, प्रेशर में होते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम जब भी देने जाइए तो आप पहले एकदम से जो है प्रेशर अपने दिमाग से हटा दीजिए। और इतना तय है कि आपने अगर 2 महीना भी ढंग से पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने एक एक चैप्टर का 2-2 क्वेश्चन भी तैयार कर लिया है तो उनमें से एक क्वेश्चन आपका फंस ही जाएगा, ये तय है। तो इसलिए घबराइए नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के पेपर देने जाइए। आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में एक और टॉपिक, एक चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा आता ही है, तो आज उस चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर कौन सा है? बिलियन है। आज हम लोग बिलियन से जो टॉपिक आते हैं इन पर हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बिलियन से पूछे जाते हैं। बिलियन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं पहले उन पे देख लिया जाए एक नज़र में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उनको थोड़ा से एक जो है ब्रीफ लाइन में, यानी शॉर्ट लाइन में देख लिया जाए कि कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बिलियन की सांद्रता की जो इकाइयाँ होती हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे मोलरता हो गया, मोललता जिसको बोलते हैं, ठीक है, या मोल प्रभाज। एक क्वेश्चन यहाँ से तय है, ये मान लीजिए, चाहे मोलरता पूछ लें, चाहे मोल प्रभाज। इस पे डिफिनेशन भी डायरेक्ट आ सकती है, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इन पे आधारित जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं, यानी अंकित प्रश्न भी इन पर जो है पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर मोल प्रभाज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो तीनों को जो है देख लेना चाहिए। एक और है, कभी कभी इससे पूछा जाता है, नॉर्मलता। ये सब क्या है कि बिलियन की सांद्रता को निर्धारित करने वाली इकाई हैं जिनके जरिए बिलियन की सांद्रता को बताया जाता है। इनसे एक क्वेश्चन आना तय है। मतलब जो आपका बिलियन चैप्टर है वो 2 से 3 भाग में बटा हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो जो है राउल्ट के नियम से बनेगा, यानी कि राउल्ट का नियम जो है पक्का ही आना ही है, राउल्ट का नियम, ठीक है। ये भी बहुत आता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है। इसी से आधारित एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम है बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म आप पढ़े होंगे। बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म भी पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, ठीक है। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो गया। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन हो गया। तीसरा जो है हिमांक है, हिमांक का अवनमन हो गया। चौथा क्या है? परासरण दाब, ठीक है। एक है हिमांक का अवनमन, चौथा क्या है? ये दूसरा। तीसरा ले लीजिए क्वथनांक का उन्नयन,
मतलब थोड़ा से नंबर में हो गया है। क्वथनांक का उन्नयन, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा है परासरण दाब। परासरण दाब, ठीक है। यहाँ समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मतलब यहाँ से, ये तो क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से। बिलियन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और तीनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, अनिवार्य है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि मोलरता, नॉर्मलता या मोल प्रभाज क्या होता है। एक राउल्ट का नियम पूछ लेगा, डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं बताइए। बिलियन के अणसंख्यक गुणधर्म क्या हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये देखेंगे। वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, ये पूछ सकता है। हिमांक का अवनमन थोड़ा कम आता है, बहुत कम आता है, कभी कभी पूछता है। क्वथनांक का उन्नयन पूछ लेता है। और परासरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या है, समप्रसारी विलयन क्या है, अति प्रसारी क्या है, अल्प प्रसारी विलयन क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो विलयन है वो 3 भाग में बटा हुआ है। अगर आप 3 भाग तैयार कर लेते हैं तो जो है क्वेश्चन आप पूरा विलयन से कर ले जाएंगे और बहुत टफ नहीं आते हैं। लड़के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इन सबको छोड़ करके विलयन में सब कुछ पढ़ के जाएंगे। और होगा क्या कि जब क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं तो आप, सिंपल सी बात है कि चाहे जहाँ बाहर से पढ़ के जाएँ वो वे नहीं करेगा। बाद में फिर यही होगा कि सर हम तो पढ़ के गए थे पूरा चैप्टर और जो है वो फंसा ही नहीं। और जो हम नहीं पढ़े थे, जो कम पढ़े थे, वो फंस गया। अब जो कम पढ़े हो तो लिखोगे कैसे, ठीक है। मोलरता पढ़वे नहीं करेंगे, मोल प्रभाज, मोललता, नॉर्मलता के विषय में कुछ मालूम ही नहीं है। राउल्ट का नियम पर चले याद कर लिए, वहाँ जाके भूल गए। तो इसलिए जो है मतलब अगर चैप्टर को अच्छे समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज हम लोग विलयन में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनकी शुरुआत करेंगे। पहले ये देखा जाए कि साधारण शब्दों में बिलियन क्या है, क्योंकि बिलियन को समझना अनिवार्य है। अगर आप बिलियन को समझ लिए तो बिलियन के अंतर्गत आने वाले कोई भी टॉपिक हों, कोई भी जो है अध्याय हों, कोई भी जो है जहाँ तो टॉपिक हो, उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बिलियन के अंतर्गत नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, ये सब आएगा। बिलियन के अणसंख्यक गुणधर्म, अब पहले बिलियन मालूम हो। हिमांक, बिलियन का हिमांक का अवनमन, बिलियन का परासरण दाब, सब कुछ तो बिलियन ही है। तो इसका जो मुख्य पॉइंट है, जो चैप्टर के चारों ओर जो कोई सेंट्रल पॉइंट घूमता है, वो यही घूमता है विलेय और विलायक, ठीक है। यानी कि बिलियन के अगर सेंटर के चारों ओर की बात करें तो 2 ही चीज़ घूमती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विलेय है, नंबर 2 विलायक। एक जो है विलेय और एक विलायक, क्योंकि जो बिलियन होता है वो विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। यानी कि विलेय जो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं? विलायक, ठीक है। जैसे अगर हम ये मान लें कि जो है इसमें क्या किया गया, 1 लीटर पानी हो गया, ठीक है, उसमें आपने 100 ग्राम चीनी डाल दिया। तो 100 ग्राम जो इसमें चीनी डाला तो 100 ग्राम क्या हो गया? विलेय हो गया जो कम मात्रा में है, और 1 लीटर पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। एक साधारण शब्दों में कि हाँ, जो अधिक है वो विलायक होगा, जो कम है वो विलेय होगा, या जो घुलता है वो विलेय है और जो घोल लेता है वो क्या है? विलायक है, ठीक है। जैसे आप किसी कमरे में गए तो कमरा क्या हो गया? विलायक हो गया, और आप वहाँ उपस्थित हैं इसलिए विलेय हैं। यानी कि आप कमरे के अंदर गए, ना कि कमरा आपके अंदर आया है, ठीक है। तो आप कमरे के अंदर गए तो इसका मतलब आपकी मात्रा कमरे से क्या होगी? कम होगी एरिया के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है कि जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक में इस तरीके से समझा जा सकता है। तो विलयन जो होता है विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है?
समांगी मिश्रण ये भी समझना है। समांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि अगर दो पदार्थों को आपस में अगर घोला जाए तो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल जाएं, विलीन हो जाएं, ये पता ना चले कि ये विलेय है और ये विलायक है, ये दूसरा है ये दूसरा है, ये पता ना चले, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, समांगी मिश्रण है। जैसे जल और चीनी, ठीक है, जल और चीनी को अगर आपस में घोल दिया जाए तो शरबत बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो शरबत है उसमें एक बार अगर चीनी पूरी तरीके से अगर पानी में घुल गई तो उसमें से आप चीनी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, फिर आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये चीनी है और ये पानी है, ठीक, क्योंकि पूरी तरीके से वो उसमें घुल चुका है, ठीक है। बस इस आधार बता देंगे कि ये विलेय है जो कम मात्रा में है, विलायक क्या है अधिक मात्रा में। क्योंकि जो समांगी मिश्रण है उसमें चीनी और पानी के बीच में अंतर आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है, वो क्या है, समांगी मिश्रण है। अगर उसी जगह दूसरा मिश्रण ले लिया जाए, जैसे बालू और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण है। बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, तो पता लग जाएगा कि यहाँ से बालू है, यहाँ से क्या है, पानी है, ठीक है। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी और विषमांगी में यही अंतर है। तो जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए होंगे आप, ठीक है। विलयन की सिंपल परिभाषा, इसमें ज़्यादा परेशान होना नहीं है। विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में हो, ठीक है। विलयन जो होता है, विलेय क्या होता है, कम मात्रा में। विलायक जो अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में अगर उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, विलयन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, सांद्र विलयन, एक सांद्र विलयन, एक क्या होता है, तनु विलयन। दो प्रकार का विलयन होता है। सांद्र विलयन का मतलब क्या हो गया, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए। जैसे चीनी ज़्यादा मिला दोगे तो विलयन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो सांद्र विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे विलयन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। जिसमें विलेय की मात्रा थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, जब विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विलयन पतला हो जाएगा। और पतला विलयन मतलब तनु विलयन। तो विलयन दो प्रकार के होता है, सांद्र विलयन और तनु विलयन, ठीक है। अच्छा, गाढ़ा और पतला के आधार पे हम विलयन कह सकते हैं कि ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई विलयन कितना सांद्र है और कितना तनु है, ठीक, क्योंकि भाई सब विलयन, जैसे मान लेते 2-3 विलयन है, थोड़ा सा कम है सांद्र, कोई थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ा तो कोई और भी ज़्यादा गाढ़ा है, तो आखिर ये उसको अगर बताना हो कि कौन कितना गाढ़ा है, यानी किसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, तो उसको तो नापना पड़ेगा। कैसे नापी जाएगी सांद्रता, आप देख ही रहे हैं, जो गाढ़ा और पतला विलयन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, विलेय की वजह से। तो इसीलिए विलयन की सांद्रता जो है, यानी विलयन की जो सांद्रता है, ठीक है, कि कौन सा विलयन गाढ़ा है, कौन सा विलयन पतला है, इसकी सांद्रता को निकालने के लिए इकाई की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, इकाई, ठीक है, यानी यूनिट। विलयन की सांद्रता यानी गाढ़ा और पतलापन को निर्धारित करने के लिए सांद्रता की आवश्यकता पड़ती है, यानी सांद्रता की इकाई कौन कौन सी हैं। जैसे सांद्रता जो है, एक सांद्रता ही है कि विलयन की जो है कितना गाढ़ा है कितना पतला है। दूसरा नॉर्मलता है। तीसरा मोलरता है। चौथा मोललता है। पांचवा मोल प्रभाज है। ये जो पांचों इकाई हैं, ठीक है, जो हमें ये बताती हैं कि विलयन कितना गाढ़ा है, मतलब उसके गाढ़ेपन की मात्रा को बता देंगे कि कितना गाढ़ा। भाई जैसे मान लेते हैं कि जो है कोई विलयन थोड़ा कम गाढ़ा है, कोई ज़्यादा गाढ़ा, कोई उससे भी ज़्यादा गाढ़ा, कोई उससे भी गाढ़ा। तो अगर हम कहें कि कितना गाढ़ा है तो उससे उसकी तुलना में वो कितना गाढ़ा है, ठीक है। तो जो है तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इकाइयों को यूज करना पड़ेगा जो एग्जैक्ट बता पाएंगी कि ये विलयन इससे इतना गुना गाढ़ा है, ये विलयन इससे इतना गुना गाढ़ा है, ठीक।
ठीक है। तो सांद्रता की इकाई को नापने के लिए इन जो है मतलब कि जो है इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि विलयन की सांद्रता को नापने के लिए निम्नलिखित इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके ज़रिए हम ये जान जाते हैं कि विलयन कितना सांद्र है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। मतलब कहते हैं मतलब कि डायरेक्ट अगर बताना हो कि हाँ ये विलयन सांद्र, ये तनु है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो सांद्र बोल दिए, कोई कम गाढ़ा हो गया तनु बोल दिए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ये उसी प्रकार जैसे इस वस्तु को हम फेंके थोड़ी दूर गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ और तेज़ फेंके तो और आगे निकल गया। सिंपल सी बात, अगर हम ये पूछे कि इस वस्तु में यानी मार्कर में कितना बल लगाया गया कि वो पहले वाली तुलना में आगे ज़्यादा गया, तो जब मात्रा की बात आ जाएगी, क्वांटिटी की बात आ जाएगी, तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट बता पाएंगे कि किस में ज़्यादा बल लगा या किस में जो है ज़्यादा सांद्रता है, ठीक है। तो ये उसी के ज़रिए हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इसलिए जो है जहाँ तो आज हम लोग इन पर जो है थोड़ा से अध्ययन करेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से पूछे जाएंगे। नॉर्मलता है, मोलरता है, मोलता है और मोलता है और एक क्या है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कम आता है। नॉर्मलता भी पूछी जाती है, ये भी जो है, तो ये क्वेश्चन इनसे ज़रूर एक, ये तो डेफिनेशन आएगी, ये तो न्यूमेरिकल आएगा, ये तो आना तय है। तो इन पर हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। एक्चुअली में जो सांद्रता है वो जो निकाली जा रही है, आप देख रहे हैं किसकी वजह से सांद्रता घट बढ़ रही है, विलय की मात्रा की वजह से, ठीक है। सांद्रता भी अगर जो है नापी जा रही है तो किसके आधार पर नापी जा रही है, कंसंट्रेशन, विलय की मात्रा की वजह से। और अगर हम ये मान लें कि जैसे मान लें कि अगर जैसे विलयन है, ठीक है, इसका जो है आयतन जो है यानी कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, यानी 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। यानी इसका जो है आयतन कितना है, 1 लीटर है आयतन, मतलब वॉल्यूम जो होता है विलयन का वॉल्यूम। तो 1 लीटर विलयन में कितना विलय के ग्राम उपस्थित हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 लीटर पानी था, ठीक है, 1 लीटर पानी था। जैसे मान लें ऐसे कि जो है 1 लीटर पानी और चीनी का विलयन है, तो उसमें चीनी क्या है, ठोस है, तो जाके घुल गई। तो हम ये देखेंगे कि कितनी ग्राम चीनी जो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। यानी कि 1 लीटर विलयन, आयतन अगर विलयन का 1 लीटर है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि कितना ग्राम चीनी उपस्थित है। जैसे मान लेते हैं कि 1 ग्राम चीनी उपस्थित है 1 विलयन में, दूसरे में हमने निकाला 2 ग्राम, तीसरे में 3 ग्राम, चौथे में 4 ग्राम, ठीक है, पाँचवें में 5 ग्राम, ठीक, ऐसे करके। तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें ग्राम की संख्या ज़्यादा हो, यानी 5 ग्राम। तो जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा, ज़्यादा सांद्र विलयन होगा। तो उसी प्रकार जो हम यहाँ नापते हैं वो विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या नापा जाता है कि कितनी ग्राम चीनी जो है जल में घुली हुई है। जितनी ज़्यादा चीनी घुलेगी उसकी उतनी ज़्यादा सांद्रता होगी। तो अगर सांद्रता की परिभाषा देना हो तो कैसे देंगे कि 1 लीटर में, जैसे मान लेते हैं 1 लीटर में 2 ग्राम चीनी घुली है, 2 ग्राम चीनी है, ठीक है, 2 ग्राम चीनी घुली हुई है 1 लीटर विलयन में। इसका आयतन कितना है, 1 लीटर है, और इसमें हमने जो चीनी घोली है वो कितनी है, 2 ग्राम है। तो चीनी क्या है, विलेय है, और जो जल है वो क्या है, विलायक है, विलायक, ठीक है। तो अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, ठीक है, कितना जो है ग्राम उपस्थित है विलेय का, वही क्या कहलाता है, वही जो है आपका जो है क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि दूसरा जैसे नॉर्मलता आ जाइए, नॉर्मलता को एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। नॉर्मलता क्या होती है,
जो है इसमें भी यही है, ठीक है। इसमें क्या है कि आयतन एक ही लीटर रहेगा, यानी कि जो आयतन है, ठीक है, आयतन जो है एक ही लीटर है। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, जो आयतन है वो एक ही लीटर है, बिलियन का आयतन जो है। अंतर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वहाँ विलेय के ग्राम डायरेक्ट लिए गए थे, यहाँ क्या लेना है, विलेय के ग्राम तुल्यांक लेना, यानी कि जो है बिलियन का जो आयतन है एक ही लीटर है, एक ही लीटर आयतन है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी जो विलेय यहाँ पर उपस्थित है उसको जो है आपको ग्राम तुल्यांक में लेना है, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक में जब हम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलता कहलाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हमें परिभाषित करना हो तो ये क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में रहेगा, क्योंकि जो आयतन रहेगा वो लीटर में रहेगा। विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है, की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफिनेशन कैसे बनाएंगे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये ताप के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि ताप जो है, आयतन जो है ताप के अनुसार जो है बढ़ता है, ठीक है, और घटता है, यानी कि जो है इसीलिए नॉर्मलता जो है ताप के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं, यानी नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे, परिभाषा, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। बिलियन की जो नॉर्मलता है वो ताप के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है क्वांटिटी है, मात्रा है जो ताप के ऊपर निर्भर करती है, और जिसमें जिसमें आयतन होगा वो ताप के ऊपर निर्भर करेगा। 1 नंबर डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी सीधे ही पूछ लेगा ऑप्शनल में, निम्नलिखित में कौन सी जो है सांद्रता की इकाई है जो ताप के ऊपर निर्भर करती है। जहाँ जहाँ आयतन होगा वो क्या होगा, ताप के ऊपर निर्भर करेगा। सांद्रता में भी आयतन होता है, नॉर्मलता में भी आयतन है, तो ये दोनों क्या हैं, ताप के ऊपर निर्भर क्वांटिटी हैं। मोलरता भी ताप के ऊपर निर्भर करती है। मोललता जो है उसमें हम बताएंगे आपको, मोललता ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वहाँ आयतन नहीं होता, वहाँ विलायक का भार होता है। द्रव्यमान ताप के अनुसार नहीं घटता बढ़ता है, तो इसलिए वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे। जैसे विलेय के ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होगा, जैसे इसको जैसे ओपन किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा तो और आसानी समझ में आएगा। विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक कौन कौन से हो सकते हैं, विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, निकाल लेंगे। अब विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है, इसको देखा जाए। विलेय का भार तो दिया रहेगा 4 ग्राम NaOH, तो वो विलेय का भार हो गया। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे NaOH का, उसको देखा जाए। तो विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, विलेय का अणु भार, जो निकाल लेंगे, विलेय का अणु भार अपान संयोजकता किसकी, विलेय की,
संयोजकता, ठीक है, अम्लता या क्षारकता, कोई भी हो सकता है, समझे कि नहीं। विलेय की संयोजकता, अम्लता, क्षारकता कोई भी हो सकता है, आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि NaOH 4 ग्राम NaOH लिया गया, ठीक है, तो NaOH का तुल्यांकीय भार कैसे निकालोगे? इसका जो अणु भार होता है 40 होता है, कैसे निकालोगे? सोडियम कितना होता है? 23, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना होता है? 1। अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर हम NaOH को तोड़ दें, तो क्या मिलेगा हमें? एक Na प्लस एक OH माइनस, यानी एक प्लस और एक माइनस। यही क्या है? अम्लता और क्षारकता। यानी क्षार है तो इसकी अम्लता होगी, तो क्या हो? एक प्लस एक ही माइनस है, तो इसकी क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। संयोजकता भी क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? तो इसको अगर हम विलेय का तुल्यांकीय भार निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 40 अपान क्या हो जाएगा? 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? 40। यानी इसका तुल्यांकीय भार कितना आ जाएगा? 40। अब आप क्या करिए, विलेय का भार दिया रहेगा 4 ग्राम, 4 अपान 40 आयतन लीटर में चेंज करके अपना रख दीजिए, सीधा न्यूमेरिकल निकल के सामने आ जाएगा। तो ये क्या है? नॉर्मलता, ठीक है। ये नॉर्मलता जो है, नॉर्मलता को व्यक्त करने के लिए जो है आपको जो है तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की आवश्यकता पड़ेगी। और नॉर्मलता की जो परिभाषा है मैंने आपको बताया है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल कि हम कुछ प्रैक्टिस भी करा देंगे, कुछ आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो और ये बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा मोलरता पे कि मोलरता क्या होती है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे इस वक्त ये समय है कि जो चीज़ आपको याद हो रही है उसको याद करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बस लिख दीजिएगा तब भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है देखिए, तीसरा जो है मोलरता है। मोलरिटी, ठीक है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलरता का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 लीटर बिलियन हो, विलियन जैसे मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। और बिलियन आपको मालूम है कैसे बनता है? विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर बिलियन में कितना जो है विलेय के मोल उपस्थित है, यानी विलेय के मोल 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल, ठीक है। और जो बिलियन का आयतन है वो कितना है? 1 लीटर है। तो सिंपल सी बात है कि विलेय के मोल कितने हैं, ठीक है। और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन का आयतन है तो उसमें कुछ विलेय भी है, कुछ विलायक भी है, तो विलायक ज़्यादा होगा, विलेय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो जो विलेय की मात्रा है वो कितनी उपस्थित है, यानी विलेय के मोल कितने हैं। यहाँ मोलों की बात की जा रही थी, नॉर्मलता में तुल्यांकों की बात की जा रही थी, सांद्रता में ग्रामों की बात की जा रही थी, ठीक है। तो मोल मतलब विलेय ही उपस्थित है, बस उसकी क्वांटिटी क्या है? अलग अलग रूपों में ली जा रही है। कहीं विलेय के मोलों के रूप में लिया जा रहा है, कहीं तुल्यांक के रूप में लिया जा रहा है, कहीं जो है ग्रामों के रूप में लिया जा रहा है, कहीं भार के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बिलियन का जो आयतन है वो 1 ही लीटर है, ठीक है। बस क्या है, विलेय के जो मोल हैं उनके अनुसार जो है कितना मोल 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है, ठीक। वही क्या हो जाएगा? विलियन के जो है सांद्रता, यानी कि मोलरता क्या कहलाती है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोल कितना है? विलेय मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था
कि विलयन की जो सांद्रता है वो जो है विलेय के अनुसार ही घटेगी बढ़ेगी, है ना। सब कुछ विलेय के चारों ओर ही घूम रहा है, विलेय और विलायक, यही, और पूरे चैप्टर में भी यही करना है। यानी कि जो इनका सेंट्रल पॉइंट है विलयन का, वो विलेय और विलायक है। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो है वो लीटर में ही लेना है, ये जान लीजिए। अगर कहीं 500 ml दिया तो उसको लीटर में चेंज कर लेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अच्छा, विलेय की मौलिक संख्या, यानी कि अगर डिफिनेशन देना हो तो कैसे देंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता क्या होती है? जो ताप के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ आयतन है और आयतन हमेशा ताप के ऊपर निर्भर करेगा, यानी ताप के अनुसार बढ़ जाएगा और ताप के अनुसार घट जाएगा, अगर जो है चाहेंगे तो। मोलों की संख्या क्या होता है? बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर मोलों की संख्या नहीं मुझे याद होती है। मोलों की संख्या का मतलब होता है कि जो है किसका भार? विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार। विलेय का भार अपॉन विलेय का ही अणु भार लेंगे। अणु भार तो जान ही रहो, जैसे NaOH का 40 होता है, विलेय का अणु भार ये दिया रहेगा, ये सब पूरा ठीक है। आयतन भी दिया रहेगा, बस आपको मोलरता कैलकुलेट करना रहेगा। विलेय का भार 4 ग्राम, NaOH लिया गया तो NaOH का 4/40, 4 ग्राम NaOH 500 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, 500 ml लीटर में दी, उसको चेंज कर लीजिए, 0.05 आ जाएगा लीटर। और 4 ग्राम दिया गया है तो 4 ऊपर हो जाएगा, विलेय का भार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। विलेय का अणु भार, अणु भार जानते ही क्या होता है कि परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है? अणु भार। जैसे NaOH है, NaOH का अणु भार क्या होगा? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, टोटल कितना हो गया? 40। क्या है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, इसका अणु भार क्या होगा? कैलकुलेट कर लो। हाइड्रोजन कितना होता है? 1, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 4 है तो 16, 1 का 16 चौको 64, तो कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 64, तो ये 4 2 6 2 8, यानी टोटल क्या हो गया? 98, यानी इसका अणु भार कितना आ गया? 98 आ गया। तो बहुत आसान। अणु भार का मतलब होता है कि अणु में उपस्थित परमाणु भार का कुल योग क्या कहलाता है? अणु भार। तो मोलरता इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है। मोलरता एक ताप के ऊपर निर्भर करने वाली, ताप के ऊपर निर्भर रहने वाली क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें आयतन होता है, और जहाँ पर भी आयतन होगा वो ताप के ऊपर निर्भर ही करेगी। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगला देखा जाए, अगली जो क्वांटिटी है वो है मोललता। मोलता यानी इसको मोलैलिटी भी बोलते हैं। मोलैलिटी इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल m से। इसमें क्या होता है? इसमें जो भार होता है विलायक, इसमें विलायक का जो आयतन होता है, यानी विलयन का जो आयतन होता है वो मतलब लीटर में नहीं होता है, बल्कि किसी में होता है विलायक का भार। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर भार के रूप में रहता है। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सेम रहता है। इसमें क्या होता है कि विलेय की मोलक संख्या, विलेय के मोलक संख्या, देखो ये कॉमन रहेगा मोललता और मोलरता में। विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार किस में रहेगा? किलोग्राम में रहेगा, इतना जान लीजिए, किलोग्राम में रहता है। ठीक है, अगर ग्राम में रखेंगे तो यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर
अगर मान लेते हैं ग्राम में दिया तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लेना, 1000 से भाग ही तो करना है। जैसे 4 ग्राम है तो 1000 से भाग कर दोगे तो 0.004 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब जो है जितना ग्राम दिया होगा उसको 1000 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा। तो विलायक का जो भार है वो किलोग्राम में रहता है। तो यहाँ क्या कहेंगे जो है, अगर डिफाइन करना हो तो 1 किलोग्राम विलायक, कितना विलायक है यहाँ, विलायक का भार कितना दे दिया गया है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती क्योंकि यहाँ पर भार होता है। जो द्रव्यमान या भार जो होता है वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यानी ताप के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो क्वांटिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर से क्या है, ताप से स्वतंत्र है। ये नहीं कि पता चले गर्मियों में जो है, ठंडियों में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और गर्मियों में टेम्परेचर पता चले साफ मतलब 40 पहुंच गया, तब तो वो तो सांद्रता बदल जाएगी भाई। जहाँ आयतन है और आयतन समय का टाइम का आयतन जो है ताप के अनुसार बढ़ता है, तो सिंपल बात, जब आयतन बढ़ेगा तो मोललता भी चेंज हो जाएगी, नॉर्मलता भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और सांद्रता भी बदल जाएगी। लेकिन मोललता जो यूनिट होती है, इकाई होती है, ये ताप के अनुसार नहीं बदलती, इसलिए सबसे बेहतरीन क्वांटिटी मानी जाती है कि किसी विलयन की मोललता को नापने के लिए, किसी विलयन की सांद्रता को मापने के लिए मोललता का इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती है। विलेय की मोलक संख्या आप जान ही रहे हैं, विलेय का भार अपन विलेय का अणु भार, विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ ग्राम में करेंगे, विलायक का भार ग्राम में करेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात तो वही है, चाहे आप 1000 से भाग कर दें चाहे उसको लिख दें, एक ही चीज़ है। तो इसलिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो ये याद हो जाएगा आपको, उम्मीद करते हैं। अगली जो क्वांटिटी है वो क्या है उसको देखा जाए। अगली जो क्वांटिटी है वो है मोल प्रभाज। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अगर आप समझ लिए तो इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बच्चे इसकी डेफिनेशन तो दे लेते हैं लेकिन इसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है उनको लगता है बहुत कठिन है। अगर वो डेफिनेशन अच्छे से सीख लिए तो फिर बहुत बड़ी बात थोड़े ना है। पहले देखो, मोल प्रभाव से पहले ये समझो कि बिलियन किससे मिलके बना हुआ है। बिलियन 2 ही क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। नंबर 1 विलेय, नंबर 2 विलायक। ठीक है, बिलियन जो है वो 2 प्रकार की क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। नंबर 1 विलेय और नंबर 2 विलायक। ये चीज़ आप पहले ही जान चुके हैं, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि जो बिलियन है वो 2 प्रकार की क्वांटिटी से मिलके बना होता है। 2 घटक, यानी कि अगर हम यहाँ क्वांटिटी बजाय ये कहते हैं घटक, घटक फर्स्ट और घटक सेकंड, यानी 2 घटक से मिलकर जो है बिलियन बना होता है। तो अगर हम बिलियन की अगर बात करें तो बिलियन का मतलब ये हो गया कि बिलियन में 2 घटक उपस्थित होते हैं। घटक फर्स्ट विलेय है, घटक सेकंड क्या है, विलायक है। मोल प्रभाज का मतलब ये होता है कि जिसका भी निकालना हो, जिसका भी हमें अगर मोल प्रभाज निकालना हो, विलेय का निकालना हो या विलायक का निकालना हो, तो जिसका हम निकालेंगे उसको ऊपर कर देंगे, बाकी बिलियन के जितने घटक उनको नीचे कर देंगे। जैसे अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलेय ऊपर हो जाएगा, नीचे विलेय प्लस विलायक। विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक ऊपर हो जाएगा, नीचे विलेय प्लस विलायक। नीचे वाला कॉमन रहेगा, वो नहीं बदलेगा, और जिसका हमें निकालना होगा उस पर ऊपर लिख देंगे। विलेय का निकालना होगा तो विलेय अपॉन विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलायक का निकालना होगा विलेय अपॉन विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना होगा तो जो है जहाँ तो वो ऊपर रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज, ये तो पर्टिकुलर 1 का हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, विलेय की मोलक संख्या,
विलय के मोल अपॉन विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। हम विलेय का निकाल रहे हैं, अगर हमें विलायक का निकालना हो तो क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, नीचे क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये कॉमन रहेगा, मैं आपको बता दिया हूँ, मोलों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से आप हो जाएगा। अगर हम यहाँ मान लें, अगर इसको n मान लें, जैसे विलेय की मोलों की संख्या क्या मान लें, स्मॉल n, और विलायक की मोलों की संख्या मान लें कैपिटल N। ठीक है, स्मॉल n और कैपिटल N, समझ रहे हैं ना। तो अगर हमें यहाँ पर जो है अगर हमें यहाँ पर थोड़ा इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपकी किताबों में दिया रहता है, विलेय का मोल, यानी विलेय का अगर हम मान ले हैं, विलेय का मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो इसको मान लेते हैं XA। इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, इसको XA मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं विलायक का मोल प्रभाज का मतलब हो गया XB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, XA और XB। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, विलेय स्मॉल n, विलायक कैपिटल N। तो यहाँ विलेय की मोलों की संख्या यानी कि n ऊपर हो जाएगा अपॉन विलेय प्लस विलायक यानी n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, विलेय की मोलों की संख्या पहले ऊपर लिखा है। अगर यहाँ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल N ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल कैपिटल N प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो जैसे क्या है, विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोल, विलायक का मोल प्रभाज मतलब विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम एक डिफिनेशन में दोनों को रखें, यानी विलेय और विलायक को एक डिफिनेशन में रखें, तो हम ये कहते हैं कि विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। यानी कि अगर इस डेफिनेशन को अगर आप दिमाग में एक बार सेट कर लिए तो आप भूलेंगे नहीं कभी। भूलते आप तभी हैं जब आप किसी चीज़ को समझते नहीं हैं। जब आप किसी चीज़ को समझ लेंगे ना तो वो कभी भूलवे नहीं करेंगे। लड़के क्या होते हैं, तुरंत किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, एक ही बार में वो याद करने में जुड़ जाते हैं, शब्द को नहीं ध्यान देते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिलियन का मतलब होता है विलेय प्लस विलायक, यानी बिलियन में दो घटक होते हैं, घटक फर्स्ट, घटक सेकंड। अगर घटक फर्स्ट का अगर हमें मोल प्रभाज निकालना हो तो घटक फर्स्ट ऊपर होगा और नीचे को घटक फर्स्ट प्लस घटक सेकंड। ठीक है, घटक सेकंड का निकालना हो तो घटक सेकंड ऊपर हो जाएगा और पान के क्या हो जाएगा, घटक फर्स्ट प्लस घटक सेकंड। तो इसी आधार पर मोल प्रभाज की जो परिभाषा बनाई गई है वो ये कहा गया है कि बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को, और सभी घटक कौन कौन से हो सकते हैं, विलेय और विलायक। ठीक, एक घटक कौन है, विलेय या विलायक। ठीक है, तो बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। इसको समझिएगा, समझ लीजिए कि बिलियन में उपस्थित एक घटक की मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित सभी घटक की मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन का मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आगे। ठीक है,
अगर हमें जो है मोल प्रभाज अगर जैसे निकालना हो, ठीक है, अब देखो मोलों का मतलब क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। किसी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है XA प्लस XB, ठीक है, बराबर क्या होता है 1। यानी इसका मतलब जान रहे हैं, किसी विलयन का मोल प्रभाज एक से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने विलायक का मोल प्रभाज निकाल लिया है तो विलेय का मोल प्रभाज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक में से घटाना ही तो है। यानी कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज एक से ज़्यादा नहीं होगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो मोल प्रभाज है उसको अगर हम इस तरीके से देखें कि जैसे विलेय का मोल प्रभाज मान लेते हैं XA बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। n का मतलब क्या हो गया, n बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो सकता है, क्योंकि जो है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, अपॉन यहाँ पर भी क्या हो सकता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट प्लस कैपिटल W विलायक का भार, विलायक का अणु भार, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n मतलब भार बटे अणु भार, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, उसी को बोला जाता है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो मोल प्रभाज है किसी विलयन का वो एक से ज़्यादा नहीं होगा। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं सर 1.5 आएगा, 2 आएगा, जहाँ 2 आया विलेय और विलायक को मिलाने के बाद, इसका मतलब गलत आपने कर दिया, ठीक है। इस बात को मतलब दिमाग में रखिए, आंसर आपका विलेय और विलायक अगर जोड़ा जाए तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा आता है तो गलत आंसर है। तो किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होगा वो एक ही होगा, इसीलिए अगर आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं तो विलायक का मोल प्रभाज घटा करके निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है, और बहुत आसान है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, मोल प्रभाज कैलकुलेट करते समय ये ध्यान रखना है कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है। बच्चे इसी में नहीं ध्यान दे पाते हैं कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, इसी वजह से गड़बड़ी कर देते हैं। तो जो अधिक मात्रा में है कुछ भी हो वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में है वो क्या हो जाएगा, विलेय होगा। जैसे मान लेते हैं कि 72 ग्राम जल है, 46 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो 72 ग्राम जो जल है वो क्या है, विलायक है, और 46 ग्राम जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, विलेय है। इस बात को ध्यान रखना कि विलेय और विलायक अगर आप छांटना जान गए तो इसमें से मोल प्रभाज से जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर लेंगे। और परिभाषा मैंने आपको बता दिया है कि क्या होती है, विलयन में उपस्थित एक घटक की मोलक संख्या विलयन में उपस्थित सभी घटक की मोलक संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जो है विलयन की सांद्रता को निर्धारित करने वाली जो इकाई होती है उनके बारे में पढ़ा, विलयन के बारे में पढ़ा, सांद्रता के बारे में पढ़ा, सांद्र विलयन, तनु विलयन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से जो है यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और एक बार इन पर आधारित न्यूमेरिकल आप करिएगा, ठीक है। और बाकी जो है इसके बाद हम अगला लेक्चर जो है लेंगे, तो अगली जो है क्लास जो होगी वो इसी की जस्ट बाद होगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको जो है आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, और चैनल को कोशिश ये करिए कि सभी लोग जो है सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, लाइक करिए, कुछ लिख दीजिए कमेंट में, यस नो, जो भी अच्छा लग रहा है आप कुछ भी थोड़ा लिखते रहिएगा, तो क्या हो जाता है चैनल थोड़ा से बढ़ेगा। आप लोग इस चीज़ को जान ही रहे हैं कि जो है मैं आप ही लोगों के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो है बच्चे जो हैं उनको थोड़ा अच्छा नॉलेज मिल जाए, अच्छा ज्ञान। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को रटाने में जुटे रहते हैं, और जहाँ रटाने का प्रयास किए साइंस तुरंत भूल जाएगा। वो कुछ समय के लिए सीख लेगा लेकिन वो हमेशा नहीं याद रहेगा, ठीक है। और जो है अगर आप कोई भी एक टॉपिक को अगर आपने सीख लिया केमिस्ट्री में, तो ये जान लीजिए कि आपके अंदर वो ऊर्जा को पैदा कर देगी, और जिसकी वजह से आप समग्र केमिस्ट्री, समग्र विज्ञान को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं उसी एक चीज़ की तलाश में रहता हूँ कि बच्चों के अंदर वो चीज़ जग जाए,
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी किताब आए तभी पढ़ें, तभी आपके अंदर वो चिंगारी जगे। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक इतना बेहतरीन लग गया हो कि सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आने लगे, बस उसी दिन से आपके अंदर वो क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। आप पूरी साइंस जो है जहाँ तो उसको पढ़ के जो है ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो है आप बहुत कुछ जो है पूरी सब्जेक्ट को पढ़ने लगे तब जो है आपके अंदर पढ़ने की रुचि पैदा हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक अगर हमको समझ में आ गया तो मन को भा जाता है कि यार हमको तो समझ में आने लगा, और जब ये भावना अपने अंदर से अगर जग गई तो उस दिन आप उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हो जाएंगे। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, जो है 1-2 साल पढ़ने के बाद जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे तुरंत निकल जाएगा एग्ज़ाम। क्योंकि आपने जो है जहाँ तो 2 साल में पूरी छान डाली, केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ या बायोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट हो। ठीक है, बस ये है ना कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए सब्जेक्ट को लेकर के। उसके बाद बाकी छोड़ दीजिए, बाकी आपको कुछ समझे नहीं आएगा कि अब करना, बस आपको दिशा मिल गई। जैसे कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसको दिशा ही नहीं मिल रही, किधर जाए, किधर उधर जा रहा, इधर जा रहा। लेकिन जिस व्यक्ति को ये मिल जाए कि हमको इसी रास्ते पर चलना है, आगे मंजिल मिल जाएगी, तो वो उसी रास्ते को पकड़ लेता है, फिर उसी रास्ते पे मेहनत करने लगता है और उसको आखिर में जा कर के मंजिल मिल ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है जहाँ तो मेहनत करिए। हमारा भी मकसद यही है कि जो है आप लोग जो है विज्ञान को समझिए। अगर आप विज्ञान को समझ लेते हैं तो ये तय है कि आप जो है तार्किक व्यक्ति बन जाएंगे। और जो व्यक्ति तार्किक हो जाता है वो व्यक्ति सही गलत जो है हर एक चीज़ में जो है फैसला अपने अनुसार कर सकता है। कोई दूसरा कह दिया कि ये होता है, अब आप नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गए हाँ होता है, ठीक, बाद में पता चला कि नहीं गलत रास्ता बता दिया था। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे तार्किक व्यक्ति हैं तो आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर समझ आ जाएगी। विज्ञान ये जान लीजिए कि जो है व्यक्ति के दिमाग से अंधेरा को समाप्त कर देती है। जो अंधकार फैला होता है व्यक्ति की ब्रेन में, दिमाग में, उसको एकदम उजागर करके एकदम हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट कर देती है, स्पष्ट। तो इसलिए विज्ञान जो है जहाँ तो प्रकृति के बहुत नज़दीक है। क्योंकि प्रकृति जिस प्रकार किसी चीज़ को बनाई है, विज्ञान ही तो अध्ययन कर रही है ना। पदार्थ के गुण और संरचना के विषय में अध्ययन कौन कर रहा है? रसायन विज्ञान कर रहा है। पदार्थ किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम जितना साइंस गहन अध्ययन करेंगे उतना एक्चुअली में सत्यता को जानेंगे, रियलिटी को। ठीक है, आपको कोई अंधविश्वास में फंसा नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग जो है इसको मेहनत से पढ़िए और जो है चैनल को कोशिश करिए कि जो है अपने स्टेटस वगैरह में लगाइए, ताकि लोगों को पता चल सके, देखें एक बार, है ना, ताकि जो वो बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं वो कुछ टॉपिक को आसानी से समझ लेंगे। इसलिए आप सभी लोग सपोर्ट करिए जितना भी हो सके, क्योंकि हम लोग तो आप ही के सहारे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको फैलाइए, कोई ग्रुप हो उसमें डाल दीजिए, सभी लोग देखें। ठीक है, हमारा मकसद भी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएँ। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और बाकी ये लेक्चर आप लोग अच्छे से सुन लीजिए और जो है इसको समझ लीजिए, इस पे आधारित न्यूमेरिकल लगा लीजिए। ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल में समस्या होगी तो हम एक एक जो है टॉपिक के एक एक न्यूमेरिकल हम लगवा देंगे। और हाँ, मोल प्रभाज का मैं एक न्यूमेरिकल लगाऊंगा, वो बोर्ड एग्ज़ाम में तय है आना। ठीक है, तो मैं जो शुरुआत में लेक्चर लूँगा तो उसमें मोल प्रभाज पर आधारित एक न्यूमेरिकल लगाऊँगा। तो आप सभी लोग जो है पढ़िए, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।